Hello everyone. Welcome to Unacademy Maharashtra 9th and 10th and I am your SST teacher सूरज सर। तो आज शुरू करते हैं हमारा वो सीरीज जो चलता रहा है इस चैनल पे, इस चैनल की जान शान और आपका सम्मान बढ़ाएगा एग्जाम में। यस, हम बात करें हमारे वन शॉट सीरीज की जो इस चैनल पे शुरू हुई है। मैं जैसे बोलता हूँ ये वन शॉट्स नहीं है, ये हेड शॉट्स है और हम इसे हेड शॉट्स की तरह से ही लेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। तो आज हमारा चैप्टर होगा, जैसे आप देख पा रहे, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो चैप्टर नंबर 8 है एंड आज हम इसको पूरा एक एग्जाम ओरिएंटेड क्रिस्प फॉर्मेट में देखेंगे। ये चैप्टर के जो नोट्स है, ये पीडीएफ ही उसकी नोट्स है, तो बहुत कंसाइज और बहुत कॉम्पैक्ट पीडीएफ है, तो आपका क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसके स्क्रीनशॉट कर लो या इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। नीचे टेलीग्राम लिंक दी गई है, वहाँ एक चैनल है, आपको जाकर ज्वाइन करना है और उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि उसके बिना आपको कंटेंट पता नहीं चलेगा, आप मिस आउट कर जाओगे। एंड प्लीज मिस आउट मत करना, क्योंकि देखो आप एक एजुकेटर के कंटेंट को फॉलो करोगे, कोई भी कंटेंएक हो आप फॉलो कर रहे हो तो एक लिनियरिटी मेंटेन होती है, एक टाइमलाइन मेंटेन होती है और एक प्लानिंग होती है उसके पीछे। ठीक है, कभी भी उठते ही कोई और एक वीडियो देख लो, फिर कोई और एक कंटेंट क्रिएटर का देख लो, या फिर ऐसे करना है आपको। एक तो चैनल को फॉलो करना है, ठीक है, टेलीग्राम को फॉलो करना है। अब हमारे इसके बाद लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे, तो बड़ा भर भर के कंटेंट आने वाला है। तो शुरू करें, तो शुरू करते हैं हमारा इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो दो फैक्टर्स देखेंगे एंड दोनों में से ही दो फैक्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए। हमारे ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे और ज्योग्राफी में इसका हम प्रेजेंट और ज्योग्राफिकल आउटलुक भी देखेंगे। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड है वो। तो इंडस्ट्री और ट्रेड, हम आजाद होते ही कैसे चेंजेस आए, बदलाव आए। तो देखो यार, एक बात बता देता हूं, हम ब्रिटिशर्स या हम यूरोपियन से पीछे यहीं पे रह गए थे कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हुए, और ब्रिटिशर्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे। और ब्रिटिशर्स करने क्या आए थे? ब्रिटिशर्स, यूरोपियन, फ्रेंच, पोर्टुगीज, ऑल दिस पीपल, ये क्या किए इन्होंने? ये अपने देश से निकले, दूसरे देश में गए, क्या करने? ट्रेड करने, व्यापार करने, बिजनेस करने। तो ट्रेड एंड बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देता है आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये देता है आपको इकोनॉमिक ग्रोथ, और उस इकोनॉमिक ग्रोथ से आप अपने देश को और खुद को क्या कर सकते हो? स्ट्रॉन्गर बना सकते हो। तो हमने भी समझा कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रीज कितनी जरूरी है, इंडस्ट्रीज कितनी जरूरी है। इंडस्ट्रीज हमारे देश के लिए, हमारे देश को वापस खड़ा करने के लिए, वापस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो सोने की चिड़िया थी उस सोने की चिड़िया को वापस सोने की बनाने के लिए हमें इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा वेपन होगा, एक बहुत बड़ा हथियार है हमारा। तो वैसे ही जैसे हम इंडिपेंडेंस मिले, हमने दो मेजर इंस्टीट्यूशंस बनाए, दो मेजर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, दो मेजर इंस्टीट्यूशंस है। नाम क्या है उनका? पहला है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और दूसरा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1948 में बना। इसका काम था लॉन्ग टर्म लोन्स। भाई कोई भी इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी होती है और इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होती है, मतलब क्या, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। कोई भी चीज सेटअप करनी है, जमीन लेनी है, फैक्ट्रीज मशीन्स वगैरह लानी है, वर्कर्स लाने हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयज लाने हैं, इंजीनियर्स लाने हैं, ट्रांसपोर्टेशन देखना है, तो पैसे लगते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज होती है, आइडियाज अच्छे हैं बट पैसे नहीं है, तो उनके लिए क्या आ गया? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो पैसे देगा, ठीक है। फिर आ गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये क्या करेगा? ये प्लान करेगा पूरी ग्रेटर डेवलपमेंट कि एक जोन है, एक जोन बना देते, इसको समझ लो, ये ना सिंपल क्या है, आप इसके सामने एम लगा दो, MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हर स्टेट ने अपना अपना बना लिया, कर्नाटका ने बना लिया, गुजरात ने बना लिया। क्या करते हैं भाई? जोन्स बनाते हैं, हम पॉकेट्स बनाते हैं एक शहर में, कि उस एरिया में क्या होगा? सारी फैक्ट्रीज होगी, तो वहां पे क्या होगा? उनको पानी, बिजली, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी, और इम्पैक्ट क्या होगा? ग्रोथ। एक ही गोल क्या है दिमाग में कि हाँ, हमें इस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना है, हमें इस इंडस्ट्री को ग्रो कराना है, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ 1972 3 लाख से ज्यादा हमारे पास स्मॉल इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड हो गई थी गवर्नमेंट के साथ, 3 लाख। तो हमने कितना 25 ईयर्स में 3 लाख स्मॉल इंडस्ट्रीज को शुरू किया। तो ये इंस्टीट्यूशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किया है एक्सपांड और मॉडर्नाइज करने में इंडियन इंडस्ट्रीज को। बिल्कुल एक्सपांशन की, उसको हमने हर एरिया में फैलाया है और उसका हमने मॉडर्नाइज किया। मॉडर्नाइज करना जरूरी है भाई, अपडेट करना। जैसे फोन iOS, तुम्हारा एंड्रॉइड, अपडेट कर दो। अपडेट के साथ क्या होता है?
बेटर फीचर्स आते हैं, बेटर टेक्नोलॉजी आती है, बेटर यूज कर सकते हो तुम उसका। ठीक है, जैसे अभी हर एक चीज में आप अपग्रेड करके क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एआई हो रहा है। एआई क्या करता है, एआई आपके काम को और एफिशिएंट, स्मूथ, स्पीडी, ठीक है, बनाता है। तो गवर्नमेंट ने एक्टिवली सपोर्ट किया इंडस्ट्रियलाइजेशन को। बिल्कुल गवर्नमेंट को पता था भाई कि अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ये करना है और आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें खुद की इंडस्ट्रीज लानी पड़ेगी। देखो, पैसा कमाएंगे, रोजगार मिलेगा और आत्मनिर्भर होंगे। चीजों के लिए, कमोडिटीज के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी। हम हमारी चीजें खुद बनाएंगे। ठीक है, तो हमें किसी के साथ मांगने की जरूरत नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं आत्मनिर्भर। तो तीन चीजें हो रही है। ठीक है, ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पैसा कमा रहा है इंसान, देश पैसा कमा रहा है। दूसरा हमारा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, रोजगार बहुत प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्रीज में तुम्हें ना हाईएस्ट, बहुत एजुकेटेड से लेकर एक मैनुअल लेबर, मजदूर, वहां तक के लोगों के काम होते हैं। तो आप बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। तो हमारी कुछ की इंडस्ट्रीज है, वन बाय वन देखेंगे। इस की इंडस्ट्रीज, इसको तुम स्क्रीनशॉट कर लो। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये लिख लोगे आपका काम हो जाएगा एग्जाम में, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो टेक्सटाइल कॉर्नरस्टोन है भाई इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का। हम आज से नहीं, इतिहास से टेक्सटाइल में बहुत आगे थे। तो 14% ऑफ भारत का जितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसका 14% क्या है, टेक्सटाइल है। मतलब कपड़ा, भारत में जितनी चीजें बनती है उसको 14% मैन्युफैक्चरिंग हम कपड़े का करते हैं। तो इसमें क्या है, पावरलूम और हैंडलूम है। पावरलूम मतलब क्या, जो मशीन्स, लूम्स क्या होती है, लूम्स कपड़ा बनाने की मशीन्स होती है। जो लूम्स पावर से चलती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चलती है, उन्हें पावर लूम्स बोलते हैं, और जो हाथ से चलती है उन्हें हैंडलूम्स बोलते हैं। तो लेबर इंटेंसिव है भाई, बिल्कुल लेबर इंटेंसिव है, और सिग्निफिकेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट देता है। लेबर इंटेंसिव मतलब क्या भाई, कपड़ा है, कपड़े की डिजाइन होती है, अलग अलग टाइप्स होते हैं। लड़कियों को तो कितने होते हैं, लड़कों के ज्यादा नहीं है, टी शर्ट, शर्ट, पैंट, ठीक है, ट्राउजर, जैकेट्स, बट लड़कियों के बहुत ज्यादा होते हैं। तो अलग अलग क्राफ्ट है इसमें, अलग अलग आपको डिजाइन देनी पड़ती है, अलग अलग आपको ट्रेंड के फॉलो करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है। ठीक है, टेक्सटाइल कम्युनिटी एक्ट लाया हमने 1963 में, जिसने हमने क्या बोला कि भाई कपड़ा बनाएंगे बट क्वालिटी वाला बनाएंगे, एक्सपोर्ट लेवल बनाएंगे। आज तक हम ना एक्सपोर्ट करते आए, तो आगे भी करेंगे। तो इंटरनल भारत के मार्केट के लिए प्लस बाहर के मार्केट के लिए हम ऐसा कपड़ा बनाएंगे जो इंपोर्ट लेवल, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड का हो, इंडिया का नाम आगे करे। ठीक है, बताया अरे यार यहाँ से कपड़ा मंगाते हैं। अरे जैसे हमारी फेमस है, पता है तुम्हें, कश्मीर, कश्मीर का एक वुल है, एक गोट से मिलता है, पश्मीना, पश्मीना शॉल्स फेमस है, कश्मीर स्वेटर्स फेमस है। तो वी हैव टू मेंटेन क्वालिटी, क्योंकि इंडिया का नाम लगता है उसके ऊपर। तो सिल्क इंडस्ट्री, अब आते दूसरा फाइबर, दूसरा कपड़ा, वो है सिल्क। तो सिल्क स्पेशलाइज टेक्सटाइल सेक्टर है और यूनिक कैरेक्टर है। क्यों, क्योंकि भाई बनता किससे है, सिल्क वर्म। ठीक है, तो ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स की मिनिस्ट्री के अंदर क्या आएगा, ऐसे हर एक चीज जो कपड़ा बनाती है। ठीक है, तो सिल्क वर्म पे रिसर्च किया गया, कहाँ पे, बेंगलुरु सेरिकोबॉटिक रिसर्च लैबोरेटरी, बैंगलोर सेरिबॉटिक रिसर्च लॅबोरेटरी। ये क्या है, ये जो सिल्क वर्म होती है, जो ती अळी असते ना, त्या अळीवरती रिसर्च केलं। ती अळी काय करते, सिक्रेट करते काय, सिल्क। ठीक है, तो सिल्क वर्म मलबेरीज पे रहती है, मलबेरी ट्रीज रहती है, उनकी लीव्स पे रहती है, वो उनका खाना ही है वो मलबेरी ट्रीज की लीव। ठीक है, तो प्राइमरी स्टेट्स कौन से, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल एंड जम्मू कश्मीर। तो मोस्टली फॉरेस्टेड एरिया है, फॉरेस्ट रिलेटेड है, और फॉरेस्ट रहे तो कौन सा पॉपुलेशन इसमें रहेगा, ट्राइबल पॉपुलेशन। फॉरेस्ट में कौन से रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, तो ट्राइबल पॉपुलेशन होगा। सिंपल, क्या पता चला, यूनिक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आता है। सिल्क वर्म्स, जिससे सिल्क मिलता है, उनके ऊपर रिसर्च यहाँ होता है। कौन सी स्टेट से, सारी अपनी फॉरेस्ट रिलेटेड स्टेट है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर। और मोस्टली यहाँ पे कौन सा पॉपुलेशन काम करता है, प्रिडोमिनेटली ट्राइबल पॉपुलेशन। और वहां तक उनको एक्सटेंड भी करा रहे, क्यों भाई, उनको पार्ट बनाओ ना इकोनॉमी का। आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं या दूर दराज एरिया में रहते हैं, उनको पार्ट बनाओ हमारे देश का, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का। वो भी आगे ग्रो करेंगे, उनका भी हेल्प लो, उनका भी योगदान होगा हमारी ग्रोथ में। ठीक है, और खाली बैठने से क्यों अच्छा भाई, उनको काम दो, काम देंगे तो इसके साथ उसका भी डेवलपमेंट होगा और देश का भी डेवलपमेंट होगा। तो काम बहुत जरूरी है भाई, कर्म कर्म करते रहो। जूट, ये भी एक फाइबर है, तो स्पेशली नेचुरल फाइबर है जो मैन्युफैक्चर होता है इंडिया में है। टॉप रैंकिंग कंट्री है हम जूट प्रोडक्शन में वर्ल्ड की। जूट ब्रिटिशर्स के टाइम से था। जूट एक नेचुरल फाइबर है, रोप्स वगैरह बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, रोप्स।
पोते आहेत ना आपले, गव्हाचे पोते वगैरे असतात ब्राऊन कलरचे आणि ज्या दोऱ्या असतात, ठीक आहे ठीक है, त्या मेजर एक्सपोर्टर ऑफ जूट प्रोडक्ट से हम बिल्कुल बहुत ज्यादा बनाते हैं। और क्रिटिकल है पैकेजिंग और टेक्सटाइल एप्लीकेशन के लिए। बिल्कुल भाई इतना सारा चीजें बनाएंगे, इसको पैक किस में करेंगे, ग्रेन्स को पैक किस में करेंगे, कपड़े को पैक किस में करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है। और कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली टू एक्सपोर्ट अर्निंग। तो बाहर देश तक हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर देश में हम उसको भेजते हैं, तो बहुत ज्यादा हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या, जब हम कोई भी चीज यहाँ की इंडिया की बाहर देश में बेचते हैं तो बाहर की करेंसी से वो खरीदी जाती है। समझ लो अमेरिका में कोई खरीद रहा है चीज, यहाँ से हम अमेरिका भेजे तो अमेरिका का डॉलर हमारे पास आएगा, तो ये बहुत वैल्यूएबल होता है। क्यों, देखो हमारे इंडिया का पैसा जितना है उतना ही रहेगा, मेरा पैसा तुम्हारी जेब में, तुम्हारा पैसा तुम्हारे दोस्त की जेब में, इट विल रोटेट, ठीक है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया का ओवरऑल ग्रोथ उतना, जीडीपी उतना ही रहेगा, इंडिया का ओवरऑल पैसा उतना ही रहेगा। बट अगर हमें किसी बाहर के देश के लोगों के पैसे हमारे इंडिया में आ रहे हो तो क्या हो रहा है, इंडिया का पैसा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये होना जरूरी। अब आते हैं लेदर एंड सॉल्ट। बहुत सॉल्ट तो पता है आपको, लेदर, लेदर भी पता है, ठीक है, चमड़ा। तो बिग इंडस्ट्री है इंडिया में, बिल्कुल बिग है, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाती है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भाई, शूज, चप्पल्स, बेल्ट्स, वॉलेट्स, जो लेदर प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो जनरेट करता क्या, सिग्निफिकेंट फॉरेन एक्सचेंज। बाहर जा रहा है जो भी चीज और बहुत अच्छी मात्रा में जा रहा है, तो क्या जनरेट कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज जनरेट कर रहा है, ठीक है। और बहुत सारा अर्निंग और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा ना। तुमने कभी वो शू मेकिंग देखा हो तो इट्स अ वेरी आर्टिस्टिक और बहुत ज्यादा ना लेबर इंटेंसिव काम है, बहुत ज्यादा कारीगरी होती है उसमें, ठीक है। फिर आते हैं साल्ट इंडस्ट्री। साल्ट इंडस्ट्री में टॉप प्रोडक्शन है हमारा दांडी मार्च, याद होगा तो, ठीक है, टाटा सॉल्ट, देश का नमक, ओके। एनुअल प्रोडक्शन कितना है, 200 लाख। और आयोडाइज सॉल्ट, आयोडाइज अच्छा होता है, आयोडीन मिलता है, कौन सी डिसीज नहीं होती है, कमेंट करना। जब अगर आपके यहाँ पे डिसीज हो, मतलब आयोडीन की कमी हो, डेफिशिएंसी हो, तो कौन सी डिसीज होती है, कमेंट करना मुझे, ठीक है। तो एसेंशियल है केमिकल और फूड इंडस्ट्रीज के लिए, बिल्कुल खाना इसके बिना स्वाद ही नहीं है, ठीक है। नमक के बिना स्वाद ही नहीं है, कितने ही मसाले डालो, कितना ही कुछ डालो, कितना ही रेसिपी कर लो, अगर एक चुटकी नहीं, क्या नमक नहीं है, तुम क्या जानो रमेश बाबू एक चुटकी नमक की कीमत, ठीक है, वो वाला डायलॉग है ना। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाइसिकल इंडस्ट्री भाई लीडिंग है इंडिया बाइसिकल मैन्युफैक्चरर में। भाई पॉपुलेशन इतना है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा फोर व्हीलर्स, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा स्पोर्ट्स कार्स। तो हमारे इंडिया में क्या है, बाइसिकल्स, और हमारे इंडिया में मोटरसाइकिल्स। मोटरसाइकिल्स में भी वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है। क्यों भाई, ट्रांसपोर्ट देता है, ट्रांसपोर्ट अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को, और हमारे इंडिया के लिए बेनिफिशियल भी। इतने ज्यादा लोग और इतने ज्यादा लोगों के पास अगर सबके पास कार्स हुई तो जगह ही नहीं है भाई रोड पे। फिर तो जो बाइक्स आती है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन भी पूरा करती है, और वो स्पेस कंस्ट्रेंट जो है इंडिया का उसको भी मैनेज करती है, ठीक है। तो मेन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है, पंजाब और तमिलनाडु में होती है, ठीक है। लुधियाना बहुत ज़्यादा फेमस है, सेंटर फॉर बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग है, और इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं नाइजेरिया, मेक्सिको, केनिया, युगांडा एंड ब्राज़ील। सारी डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज है जहाँ पे पॉपुलेशन के पास इतना बाइंग पावर नहीं है कि वो बड़ी बड़ी कार्स खरीद सके, तो क्या खरीदेंगे, बाइसिकल्स, मोटरसाइकिल्स खरीदेंगे। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है भाई फॉरेन एक्सचेंज का, बिल्कुल। अगर जो चीज़ बाहर बेची जा रही है तो वो फॉरेन एक्सचेंज लाएगी। अब आते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो क्या है ये, तो हम रूरल इंडस्ट्रियलायझेशन को और आत्मनिर्भरता को, कहाँ पे, रूरल ग्रामीण भागात, त्याच्यासाठी आपण एक कमिशन इस्टॅब्लिश केलंय। तो ह्या एस्टॅब्लिशमुळे काय भेटलं, ह्या कमिशनमुळे इंडस्ट्रियलायझेशन जे ग्रामीण भागात आहे, उद्योगीकरण ते वाढलंय, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है ग्रामीण भाग में, रूरल एरियाज में, और डेवलप करता है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज को। ऐसे इंडस्ट्रीज जो ट्रेडिशनल है, ठीक है, जैसे बास्केट मेकिंग हो गया, जैसे कारपेट्स का हो गया, जैसे कपड़े का हो गया, जैसे अगरबत्ती है, पिकल्स है, लिज्जत पापड़ है, ये जो सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है ना, तो बहुत ज़्यादा लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देती है। और ये कहाँ पे होता है, लोकल मटेरियल्स और ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा ज़रूरी। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, शुगर केन ज़्यादा है, तो क्या है, कौन सी लोकल इंडस्ट्रीज आई वहाँ पे, कौन सी इंडस्ट्रीज आई, स्मॉल इंडस्ट्रीज, जैसे साकर कारखाने, जिनिंग मिल आई, कॉटन है, तो जहाँ पे रॉ मटेरियल जो होगा वहाँ पे वो चीज़ होगी। तो ये मेगा क्लस्टर स्कीम से भी हमने हेल्प किया वीवर्स को सेल्फ फाइनेंस और ग्रुप्स में। क्या हो रहा है देखो यार, एक तो पहले ना लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके हम सेल्फ रिलायंस ला रहे हैं। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है, सिंपल है कि भाई एक इंसान गांव में बड़ा हुआ है,
पढ़ाई की है, गांव में पैदा हुआ है, पढ़ाई की है, और उसको गांव में ही जॉब मिल रहा है, अपना गांव छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। कितना अच्छा है। वो गांव खुद आत्मनिर्भर बन रहा है, वो खुद अपनी चीजें बना रहा है और बेच रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट खुद के गांव के लिए कर रहा है। तो अगर एक गांव स्ट्रांगर बनेगा तो तालुका बनेगा, तालुका बनेगा तो जिला बनेगा, जिला बनेगा तो स्टेट, और स्टेट्स बनेंगे तो महाराष्ट्र, अपना भारत देश बनेगा। ठीक है। हमने एक मेगा क्लस्टर स्कीम भी लाई जिसमें हमने सेल्फ फाइनेंस ग्रुप, सेल्फ फाइनेंस ग्रुप मतलब क्या भाई, देखो सारे अगर समझ लो हम क्या है, हम सारी वुमेन हैं, मैं नहीं हूँ बट हम सारी, इमेजिन कर लो विमेन है और हमें कुछ बिजनेस शुरू करना है, तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, वैसे ही सारी बहुत सारी विमेन्स को मेरे एरियाज में के मैं जमा करूंगा और उनका आइडिया बताऊंगा। हम सब लोग हमारा पैसा मिक्स करेंगे, इनपुट करेंगे, कोऑपरेटिव फाइनेंसिंग बोलते हैं उसे, कोऑपरेशन करके एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर देंगे, जैसे अचार पापड़ का। ठीक है, और वो बेचेंगे। तो क्या हो रहा है भाई, सेल्फ फाइनेंसिंग करके हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट से हम इकोनॉमिक ग्रोथ जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। हैंड स्कल्पटिंग, हैंड स्कल्पटिंग मतलब मूर्ति, मूर्ति का जब भी याद आता है मुझे तो याद आती है गणपति बप्पा मोरया। ठीक है, खूप सुंदर सुंदर मूर्तियां असतात। तो लेबर इंटेंसिव क्राफ्ट है और हाई प्रॉफिट पोटेंशियल है। बिल्कुल भाई, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। छोटी छोटी मूर्तियां बहुत महंगी महंगी बिकती है क्योंकि आर्ट है, मेहनत है उसमें, और लेबर इंटेंसिव पर लेबर बहुत ज्यादा लगता है। तो देखो, मोर क्राफ्टमैन, ज्यादा लोग काम करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एफर्ट से बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट जनरेट होगा और उसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एनहांस होगा। तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है। ठीक है, और रिटर्न क्या है इसमें, शुरुआत करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, आपको ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, बट वापस जब आप बेचोगे वो चीज, आपका आर्ट, कला लगाकर, आपकी जो टैलेंट लगाकर आप वो मूर्ति बनाओगे और उसको बेचोगे तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है। तो प्रेफरेंस फॉर एक्सपोर्टेड जनरेट फॉरेन एक्सचेंज। तो भाई बिल्कुल, जो चीजें यहाँ पे है वो बाहर देश में, तुम्हें पता है इंडियन आर्ट का बाहर देश बहुत ज्यादा बोलबाला है, बहुत ज्यादा फेमस है। तो क्या हो जाता है, बाहर देश उसका डिमांड रहता है, डिमांड रहेगा तो सप्लाई होगा, सप्लाई रहेगा तो पैसा जनरेट होगा। ठीक है। मार्केट मैकेनिज्म लाइक दिल्ली हार्ट एनेबल्स क्राफ्टमैन एक्सेस। बिल्कुल, एक ये ऐसा एक है, एक कि जो क्राफ्ट है, जो आर्टिस्ट है, जो ये कारीगर है, उनके लिए बनाया गया है दिल्ली हार्ट, जिससे ना उनको एक्सेस मिलेगा टू मार्केट्स, एक्सेस मिलेगा टू न्यू इंफॉर्मेशन, एंड जिससे वो अपना आर्ट या स्कल्पटिंग बहुत अच्छे से कर पाए। ठीक है। कनेक्ट करता है रूरल और अर्बन आर्टिसंस टू ब्रॉडर मार्केट्स। बिल्कुल, क्या कर रहा है भाई, गांव का एक आर्टिस्ट है, उसको कनेक्ट कर रहा है शहर के आर्टिस्ट के साथ। दोनों का कनेक्शन होकर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होंगे, एक्सचेंज ऑफ टैलेंट होगा, एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज होंगे, एक्सपीरियंस होगा, स्किल्स होंगी, और इससे एक जो उनका कम्युनिटी है या ये इंडस्ट्री है स्कल्पटिंग का, वो ग्रो होगा। ठीक है। चलो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सिंपल, माय फेवरेट, बहुत मुझे पसंद है कार्स के बारे में, मोटरसाइकिल्स के बारे में। तो इंडिया का रैपिडली डेवलपिंग है, बहुत डेवलप हो रहा है, क्योंकि इनकम बढ़ रहा है लोगों का, इनकम बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, कार्स वगैरह एक्सपेंसिव व्हीकल्स खरीदेंगे। तो सनराइज इंडस्ट्री है, सनराइज इंडस्ट्री का मतलब क्या है, जो बहुत फास्ट बूम कर रही है। जैसे आईटी एग्जांपल है, एडटेक, जहां पे तुम पढ़ रहे हो, एडटेक, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, ये है। तो ये क्या, सनराइज इंडस्ट्रीज है जो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। तो हम 40 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा हमारा ट्रैक्टर इंडस्ट्री बिगेस्ट इन द वर्ल्ड है, एंड फोर्थ मैन्युफैक्चर ऑफ कार्स भी है इंडिया, तो वी मैन्युफैक्चर अ लॉट ऑफ कार्स। तो 1/3 ऑफ द ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर्स ग्लोबली आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो भाई 1/3, 1/3 ट्रैक्टर दुनिया में जितने उतने हम इंडिया में बनाते हैं। ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करते हैं तो हम टर्की, मलेशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में हेल्प करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाता है, फार्मर्स की ऑल अराउंड वर्ल्ड हेल्प करता है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री। ठीक है। चलो, सीमेंट इंडस्ट्री, इसके बिना तो कुछ बन ही नहीं सकता, क्रिटिकल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के लिए। हमें डेवलपमेंट दिखती है तो डेवलपमेंट किससे दिखती है, हमें इससे दिखती है। अगर कोई चीज बनी हुई दिखी, कोई बिल्डिंग्स दिखे, मॉल्स दिखे, रोड्स दिखे, तो हम बोलेंगे हाँ सर डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। और भाई वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रीज है इंडिया में, क्योंकि सर बहुत पहले शुरू हुई थी। हम जैसे आजाद हुए, हमने सीमेंट, स्टील इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि देखो कोई भी दूसरी इंडस्ट्री बनानी है ना, तो आपको ये इंडस्ट्री लगेगी, आपको रोड बनाना ये लगेगा, आपको शुगर फैक्ट्री बनानी है आपको सीमेंट लगेगा, आपको कुछ भी बनाना हो, एक सिंपल ऑफिस बनाना हो तो भी आपको सीमेंट लगेगा। तो सीमेंट इज एन वेरी कैपिटल इंडस्ट्री, वेरी प्रिंसिपल इंडस्ट्री बोल सकते हो, जिसके ऊपर दूसरी इंडस्ट्रीज बेस्ड है। स्टील, आपको हर एक चीज में स्टील लगेगा बनाने में।
तो ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सीमेंट प्रोड्यूसर ग्लोबली है, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर और इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करता है। बिल्कुल भाई, कुछ भी शुरुआत करनी है, अगर आपको एक सैटेलाइट भेजनी है तो आपको उसके पहले आपका सैटेलाइट बेस बनाना पड़ेगा, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा, एक सेंटर्स बनाना पड़ेगा, रिसर्च विंग्स बनाना पड़ेगा, और कुछ भी बनाना है, इफ यू वांट टू मेक एनीथिंग यू नीड सीमेंट। तो ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करता आती है, हेल्प करती है और सपोर्ट करती है अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल, जितने तुम आप पुणे में जाते हो, मुंबई में जाते हो, आप जितनी बड़ी बड़ी इमारतें देखते हो, जो डेवलपमेंट कराता है, जो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है शहरों का, वो क्यों हो रहा है? सीमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है, उसके बिना बन ही नहीं सकता कुछ, ठीक है। मिनरल वेल्थ देखते हैं भाई, फाउंडेशन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। इंडस्ट्री में कुछ भी जाता है, हम मोस्टली क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो मतलब क्या, जिसका रॉ मटेरियल आ रहा है एग्रीकल्चर से। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मतलब क्या, जिसका रॉ मटेरियल आ रहा है मिनरल से, मतलब आयरन, मैंगनीज, कैल्शियम, कोल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे आयरन एंड कोल मेजर रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। भाई इलेक्ट्रिसिटी के बिना करेंगे क्या, मशीन हाथ से चलाएंगे क्या? तो कोल, एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स इंडिया का कोल, एंड फिर दूसरा आयरन। मैंने जैसे बोला, आप सीमेंट और स्टील के बिना कुछ बना नहीं सकते हो, आयरन से ही स्टील बनता है, तो आयरन इज मेजर, ठीक है। तो हमारे पास एडिक्वेट सोर्स ऑफ आयरन, मैंगनीज, कोल और मिनरल ऑयल है। मिनरल ऑयल भी पेट्रोल, गाड़ियां, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो क्या है, पावर, एक है पावर, दूसरा है तो रॉ मटेरियल। जैसे कार बनानी, आपको स्टील लगेगा, आपको एल्यूमिनियम लगेगा, ये आपके पास है, प्लस आपको उसको बनाने के लिए, उस फैक्ट्री को चलाने के लिए आपको लगेगी इलेक्ट्रिसिटी, जिससे जो कोल से बनती है, प्लस उस चीज को आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए आपको मिनरल ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ठीक है। तो ये देश को चलाते हैं भाई चीजें, एसेंशियल है मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेशन के लिए, बिल्कुल इसके बिना नहीं हो सकता। सपोर्ट करते हेवी और लाइट इंडस्ट्रीज को, जितनी भी बड़ी बड़ी और छोटी इंडस्ट्रीज है सबको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेस। भाई सिंपल है, गवर्नमेंट मैनेज फॉरेस्ट रिसोर्सेस, गवर्नमेंट मैनेज रिसोर्स है ये हमारा, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करता है। तो गवर्नमेंट रिजर्व्स फॉरेस्ट फॉर इंडस्ट्री बेस्ड एक्टिविटीज, कौन से फॉरेस्ट से किसका कौन सा रॉ मटेरियल निकालना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है और रिजर्व करती है फॉरेस्ट को। ये सपोर्ट कौन से करता है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो लकड़ी के आधार पे, कंस्ट्रक्शन, पेपर, न्यूज प्रिंट, सिल्क, मैच बॉक्सेस, ये सारी डायरेक्ट फॉरेस्ट बेस्ड है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, पेपर, न्यूज प्रिंट, मैच बॉक्सेस, सबके लिए क्या लगेगा, आपको ट्रीज लगेंगे। तो वो पूरा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, ऐसा नहीं कि हम बताते सेव पेपर सेव ट्रीज। कैसा होता है, एक ट्री को आप काटते हो तो 2 ट्रीज प्लांट करो, तो वो एकदम प्रॉपर कंजर्वेशन के साथ किया जाता है। और क्या प्रोवाइड करता है, मेडिसिनल हर्ब्स। भाई बहुत ज्यादा हर्ब्स है, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है, जो अलग अलग च्यूरन होते हैं, जो अलग अलग सप्लीमेंट्स होते हैं, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। हनी, लैक्वर और पेंट मैन्युफैक्चरिंग, तो हर एक इसमें यूज होता है। टास्क ऑफ कंजर्वेशन इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल पीपल। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और लोकल पीपल जो वहां रहते हैं, ये दोनों मिलकर इसको कंजर्व करते हैं, फॉरेस्ट को बचाते हैं, क्योंकि इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट है, हमें हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करना है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए रखना है, क्लाइमेट को ये हेल्प करता है, राइट। ट्रीज आर द बेस्ट भाई, ऐसी कोई चीज़ नहीं दुनिया में जो ऑक्सीजन दे हमें, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, जो हम खराब है हमारे लिए, उनके लिए वो अच्छा है, और हमारे लिए जो अच्छा वो दे रहे हैं हमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, सबसे पहला तो मैं तो यही बोलूंगा, हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। चलो, मरीन एंड इनलैंड वाटर रिसोर्सेस। मरीन एंड इनलैंड वाटर रिसोर्सेस में क्या आता है, फिशरीज, फिशेस दोनों काम करती है, खाना भी देती है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती है। तो हमारे पास दोनों फिशेस है, समंदर वाली सी वाटर फिश और फ्रेश वाटर, मतलब हमारे लेक्स, रिवर्स वाली। तो सोर्सेस क्या है, रिवर्स, कैनल्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स है। और बहुत हार्बर डेवलप्ड हुए हैं फिशिंग इंडस्ट्री के लिए। हार्बर्स मतलब क्या, ऐसे बंदरगाह जहाँ पे आकर नहीं कि आपकी शिप लगेगी, वो शिप से आप जाओगे समंदर में, मछली पकड़ोगे, वापस लाओगे, उस हार्बर पे अपनी शिप लगाओगे, तो हेल्प करता है क्या, फिशिंग करने के लिए, डेवलप करता है फिशिंग को। फिश सीड इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाया हमने। फिश सीड इंक्यूबेशन सेंटर्स मतलब क्या, ऐसे सेंटर्स जहाँ पे हमने मछली के अंडों को नरिश करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको ग्रो कराएंगे, और फिर उनको हम लेक्स में छोड़ेंगे, फिर उस अंडों में से क्या आएगी, मछलियाँ, तो उस लेक में बहुत ज़्यादा मछलियाँ होती है, फिश ब्रीडिंग, ठीक है। तो उसके लिए फिश सीड इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए, जो हम स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलपमेंट करेंगे। बिल्कुल सर, फिशिंग एक आर्ट है, तो उसको हम बहुत अच्छे से कैसे कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को हार्म ना करते हुए, उसके लिए हमने ट्रेनिंग सेंटर्स भी बना दिए।
तो फिर बहुत बढ़िया। चलो टूरिज्म बहुत पसंद है मुझे। क्या है भाई? रिच कल्चरल नेचुरल हेरिटेज अट्रैक्ट करता है, बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। हमारे यहाँ पे कौन सा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप मतलब क्या? पंढरपुर, तुळजापुर, कोल्हापुर, तिरुपति, कुंभ मेला, प्रयागराज, ठीक है, हरिद्वार, ठीक है, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, द्वारका। तो ये सारे क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा लोग वहां पे जाते हैं अपनी श्रद्धा लेके, ठीक है। तो पिलग्रिमेज सेंटर्स एंड कन्फ्लुएंसेस ऑफ रिवर्स, फोर्ट्स एंड केव्स। पिलग्रिमेज सेंटर जैसे मैंने बताया, जहाँ पे लोग जाते हैं अपने भगवान के पास, ठीक है, देवस्थान दर्शन करायला, ठीक है। कहा एंड कन्फ्लुएंसेस ऑफ रिवर, मोस्टली कहाँ पे हमने देखा है? कन्फ्लुएंसेस ऑफ रिवर, संगम होता है जहाँ नदियों का, वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। चलो, टूरिस्ट फ्रॉम कंट्री एंड अब्रॉड ट्रैवल ईयर अराउंड। इंडिया में भाई बिल्कुल है, बहुत कुछ है, नेचुरल कल्चरल, हमारा कल्चर भी स्ट्रांग है, हमारा नेचर भी स्ट्रांग है, तो बहुत कुछ देखने के लिए है। तो ग्रो हुआ है हमारा, और बाहर देश से लोग आते हैं, जैसे राजस्थान में बहुत फॉरेन टूरिज्म आता है। फिर कहा गोवा, गोवा इज फेमस, गोवा का टूरिज्म जो इकोनॉमी बनाई है वो फॉरेन टूरिज्म पे बना है, तो हेल्प करता है। तो फैसिलिटीज, हमने एक टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया। इससे क्या करेगा? हम उन टूरिस्ट प्लेसेस को अच्छा रखेंगे, फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, तो जो यात्रीगण आ रहे हैं उनको क्या होगा? उनको हेल्पफुल होगा, उनका जो ट्रैवल होगा, उनका जो टूरिज्म करने आए हैं वो उनका बहुत हैप्पी होगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ता है। बिल्कुल भाई, जैसे हमने देखा कोई मंदिर है, उस मंदिर के बाजू में बहुत ज्यादा ना स्टॉल्स लगे होते हैं, प्रसाद का स्टॉल लगा होता है, फूलों का स्टॉल लगा होता है, अलग अलग भगवान का जो सामग्री होता है उसका स्टॉल लगा होता है। तो ये लोकल पीपल है, तो उनको क्या मिलता है? एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और इससे हम क्या कर रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज भी ला रहे हैं। बाहर देश से जो लोग आएंगे वो इंडिया में पैसा खर्च करेंगे, कमाएंगे, अमेरिका में आएंगे छुट्टी मनाने का इंडिया में, और पैसा कहाँ खर्च करेंगे? इंडिया में। तो फॉरेन एक्सचेंज डेवलप हो रहा है। अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है इंडियन इकोनॉमी, और बहुत लोगों का जो लाइवलीहुड है, जो जीते हैं लोग इसकी सहारे जीते। तो हमारे बोथ है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स, दोनों से किया जाता है। जिसके पास जैसा पैसा, जितना फार्मर प्रॉस्परस, उस हिसाब से वो चीजें करता है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, ठीक है। मेजर ऑक्यूपेशन है, 70% ऑफ इंडियन सोसाइटी डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। मैं तो बोल रहा हूँ 100% ऑफ इंडियन सोसाइटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर नहीं करोगे तो खाओगे क्या? मिट्टी, ठीक है। तो मेजर क्रॉप्स कौन से? जवार मस्त लगता है, वीट, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कॉटन, शुगर केन। भाई प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया, हर एक वैरायटी, और इसमें वुमेन का भी इक्वल पार्टिसिपेशन है। कभी देखोगे ना आप ऐसे फील्ड्स में कभी जा रहे हो और ऐसा खेत वेत है, तो आप देखोगे वुमेन भी काम करती है, दे आर पार्ट ऑफ दिस इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो बहुत बड़ा योगदान है हमारे एग्रीकल्चर का हमारे देश को, ठीक है। जय जवान जय किसान, और फिर जय विज्ञान, ये हमारे स्लोगन्स है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है फार्मिंग में, क्या क्या लाया हमने? मॉडर्न मेथड्स, ड्रिप इरिगेशन, ठिबक, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब क्या? ऐसी चीजें केमिकल बेस्ड नहीं, नेचुरल यूज करेंगे सब कुछ। और यूज बेस्ड फार्मिंग, यूज बेस्ड फार्मिंग मतलब क्या? जैसा जैसा यूज है वैसी वैसी चीजें बनाएंगे। मैकेनाइजेशन ऑफ प्लोइंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, मतलब क्या भाई? आजकल हर एक चीज का ना मैकेनाइजेशन हो रहा है। मैकेनाइजेशन मतलब क्या? मशीन्स यूज हो रही है, जैसे प्लो करना है, नांगरायचं तर, सोइंग पेरायचं तर, हार्वेस्टिंग काढायचं तर, आणि थ्रेशिंग, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए आपके पास हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर्स है, प्लोवर्स है, बहुत सारी मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। देखो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉटन और शुगर केन के लिए। ये क्या कर रहा है भाई? देखो जैसे अगर टोमेटोज है, टोमेटो से क्या बनेगा? केचप बनेगा। फिर अगर समझ लो टी है, टी से चाय बनेगी। तो ये जो चीजें होती है ये पेरिशेबल होती है, मतलब आप उसको ना बहुत दिनों तक रख नहीं सकते, वो सड़ जाएगी। तो उसको ना आपको उसकी शेल्फ लाइफ, उसकी मतलब लाइफ बढ़ाने के लिए आप उसको प्रोसेस करते हो। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बने हैं, जैसा जिधर रॉ मटेरियल होगा उसको वैसा उधर वैसी उसकी फैक्ट्री होगी, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज लाइक क्लॉथ एंड शुगर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बिल्कुल भाई। कॉटन इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज, शुगर उनका बैकबोन है एग्रीकल्चर, उनके ऊपर ही बेस्ट है, रॉ मटेरियल वहां से आ रहा है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं हम उसे, ठीक है। अब गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करता है? गवर्नमेंट करता है बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम कि भाई भला हो, फार्मर का भला हो, फार्मर वेलफेयर। तो कैसे करता है? फाइनेंस एंड हेल्प प्रोवाइड करता है, लोन्स देता है, रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, उसके थ्रू लोन्स देता है। फार्मर को जरूरत होता है ना बहुत सारा चीजें लेना है सोइंग पीरियड में, जैसे क्या लेना है, सीड्स लेना है, फर्टिलाइजर लेना है, तो उसमें पैसों की हेल्प कर देता है। ट्रेनिंग देता है,
स्टडी विजिट्स एंड फार्मर गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज्ड, मतलब क्या, एक फार्मर दूसरे फार्मर से मिलता है, तो कृषी मेळा, ठीक आहे, कृषी मेळाव्यामध्ये काय होतं, एक फार्मर दुसऱ्या फार्मरला भेटतो आणि आयडियाज एक्सचेंज करतो की आमच्या इथं ना आम्ही हे पेरलो आणि इतकं इतकं प्रोडक्शन केलं, अशा पद्धतीने केलं, तर आइडियाज एक्सचेंज, नॉलेज एक्सचेंज होतो. टूल्स एंड इम्प्रूव, भाई इम्प्रूव टूल्स, सीड्स एंड फर्टिलाइजर से क्या होता है, इम्प्रूव, जो भी क्वालिटी इंप्रूव होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन इंप्रूव होगा, तो इम्प्रूव बना रहे हैं हम, उसमें और ज्यादा रिसर्च कर करके चेंजेस ला रहे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, हमने गाइडेंस सेंटर्स बनाए डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग में, भाई बिल्कुल ऐसे जो जिले हैं वहां पे हमने एक गाइडेंस सेंटर्स बनाए जहाँ पे फार्मर्स आकर बहुत ज्यादा गाइडेंस ले सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो, उनको कोई नॉलेज चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो वहां पे मिलेगी उनको. तो क्या बना रहे हैं हम, स्ट्रांग बना रहे हैं हमारे फार्मर्स को. अब आते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड फॉरेन ट्रेड. ट्रेड जो हम बाहर देश के साथ करेंगे तो उसमें क्या है, इंपोर्ट, बाहर से कुछ चीजें मंगाना, और एक्सपोर्ट, यहाँ से कुछ चीजें बाहर भेजना. तो हमारे यहाँ पे बहुत जरूरी है, ट्रेड मैनेजमेंट बोला जाता है इसको, कि हम मैनेज करेंगे कितनी चीजें हम बाहर से मंगा रहे हैं, कितनी चीजें हम बाहर बेच रहे हैं. जब भी हम ज्यादा चीजें बाहर बेचेंगे मतलब हम ज्यादा पैसा कमाएंगे, बाहर से ज्यादा चीजें मंगाएंगे मतलब क्या, इंपोर्ट करेंगे मतलब क्या, हमारा पैसा बाहर के देश में जाएगा, तो हमारा पैसा कम हो जाएगा. तो एक्सपोर्ट अच्छा है, हम उसको ट्रेड सरप्लस बोलते हैं. जब भी एक्सपोर्ट ज्यादा होता है इंपोर्ट से तो वो अच्छी चीज होती है, ठीक है. तो हम हमारे इंपोर्ट्स कौन से, हम मोस्टली मशीन्स, आयरन, मिनरल ऑयल, फर्टिलाइजर, मेडिसिन से इंपोर्ट करते हैं. एक्सपोर्ट क्या करते हैं, टी, कॉफी, स्पाइसेस. स्पाइसेस के लिए तो इंडिया आए थे ब्रिटिशर्स. कॉटन, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, पर्ल एंड प्रेशियस स्टोन्स, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं. एक्सपोर्ट से क्या होता है भाई, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन का पैसा आ जाता है. और स्ट्रैटेजिक है ट्रेड, स्ट्रैटेजिक ट्रेड करते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए. बिल्कुल भाई, हम ना डील्स बनाते हैं, एग्रीमेंट्स में आते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स होती है, इस कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं कि हम हमारे आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे, आपकी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, और हम ना ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगाएंगे. जैसे अभी हमने यूरोपियन यूनियन के साथ किया, अभी 26 जनवरी को हमने यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जिसके ऊपर क्या होगा, जो जर्मन मेड कार्स है उसके ऊपर की टैरिफ्स, मतलब क्या, टैक्सेस घटा दिए हमने, ठीक है. क्या होता है इसमें, बिजनेस बूम होता है. कभी भी टैक्सेस आर नॉट गुड फॉर बिजनेस, ठीक है, टैक्सेस आर गुड फॉर ह्यूमन वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर. अब आते हैं इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स. इंटरनल, जैसे हम बाहर देश के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो हम इंटरनल भी कर रहे हैं. इंटरनल मतलब क्या, महाराष्ट्र टू गोवा, गोवा टू दिल्ली, दिल्ली टू पंजाब, पंजाब टू तमिलनाडु. जो इंटरनल ट्रेड है उसके लिए ना हमने कैसे किया है, मल्टीपल ट्रांसपोर्ट मोड से करते हैं, रेलवेज, वाटरवेज, रोड्स और एयरवेज. जैसा पैसा दोगे वैसे क्विक डिलीवरी मिलेगी, ठीक है, 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी, ठीक है. इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी है भाई, जो बाहर देश ट्रेड करेंगे वो कहाँ से करेंगे, समंदर. समंदर से आजकल दुनिया में जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो बाय वाटर होता है, बाय ओशियंस होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए हमने पोर्ट्स बनाए, मुंबई, कोलकाता, कोची, चेन्नई, जहाँ से हम चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है. कमोडिटीज कौन सी, जैसे कोल, कॉटन, टेक्सटाइल, राइस, व्हीट, रॉ जूट, कुछ भी नाम दे दो आ जाएगा. तो एसेंशियल है भाई देश की इकोनॉमिक कनेक्टिविटी एंड प्रोग्रेस के लिए, बिल्कुल जरूरी है. अब आते हैं गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी. गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, गवर्नमेंट कैसी कैसी पॉलिसीज लाता है. जैसे हमारा एक 4th 5 ईयर प्लान है, 5 वार्षिक योजना, हर 5 ईयर्स में हम चेंज कर देते हैं. अभी वो 2016 से बंद हो गया, बट उसके पहले जो थे 12 5 ईयर प्लान हम क्या करते थे, हर 5 साल हमारा गोल सेट करते थे कि इंडिया इस 5 साल में इन चीज़ों पे ध्यान देगा. तो हमने 4th 5 ईयर प्लान में देखो हमने फोकस किस पे किया था, पेपर, फार्मास्यूटिकल. फार्मास्यूटिकल बहुत स्ट्रांग है इंडिया का, हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन बनाते हैं, एंड इंडिया इज नोन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है. मोटर, ट्रैक्टर, जैसे अभी हमने देखा, लेदर गुड्स, टेक्सटाइल एंड फूड प्रोसेसिंग, जितनी भी अभी ऊपर देखी वो सारे इंपॉर्टेंट है, याद डाल सकते हो, ठीक है. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी लाई हमने कि क्या भाई, हमें ये बोला कि लाइसेंसिंग मतलब क्या, लाइसेंस देना. तो हमने ये बोला कि भाई जो भी फैक्ट्री, जो भी इंडस्ट्री है जिसका इन्वेस्टमेंट कितना है 5 करोड़ से ऊपर, उसको हम हेवी इंडस्ट्री बोलेंगे. तो क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन, उसको मैनेजमेंट करना जरूरी हो जाता है. कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे तो मैनेजमेंट होना जरूरी है. ऑर्गेनाइज स्टडी करेंगे तो क्रैक करना इजी है, ठीक है, एग्जाम्स. तो रिजर्व फॉर सेक्टर्स फॉर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट. तो कुछ कुछ सेक्टर्स हमने गवर्नमेंट के लिए रखे, पब्लिक सेक्टर रखे. जैसे डीआरडीओ क्या करता है, वेपन्स मैन्युफैक्चर करता है. इसरो क्या करता है, सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चर करता है. इंडियन रेलवेज क्या करता है, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, ट्रेड के लिए इजी है. तो ये हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है भारत की, ठीक है.
तो इम्पैक्ट क्या होता है इसका? सीधा लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट होता है, कैसा इंसान जीता है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा बनता है। तो देखो जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, तुम जो भी सिटीज देखोगे जहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, चेन्नई, वहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, लोग अच्छी लाइफ जीते हैं। तो देखो इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। कितनी, हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट बिकेम अवेलेबल। भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होगी तो ज्यादा चांसेस ऑफ इनकम ग्रो करने का है। जहां पे काम है वहां पे इंसान जाएगा, और वहां पे आप देखोगे कि पॉपुलेशन बूम होता है, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन होता है। एक फैक्ट्री आती है और उस फैक्ट्री के आजू बाजू क्या होता है, लोग बसना शुरू हो जाते हैं, मार्केट खुलता है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस खुलते हैं। जैसे पुणे में जैसे एक आईटी एरिया है समझ लो, उस आईटी एरिया के बाजू में आपको क्या दिखेगा, ये आईटी एरिया में बहुत बड़ा आईटी एरिया है, पूरा इंडिया से लोग आएंगे यहाँ पे काम करने, बहुत सारे लोग। तो ये लोग रहेंगे तो इनके लिए क्या होगा, हम कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। पुणे में दिखता है तुम्हें, ठीक है, मुंबई में दिखता है तुम्हें। फिर क्या, ये लोगों के लिए रेस्टोरेंट्स, ये लोगों के लिए हॉस्पिटल्स, ये लोगों के बच्चों के लिए स्कूल्स। तो क्या हो रहा है, इस एरिया में अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहर बन रहा है। और इधर जब पैसा ज्यादा होगा तो इंसान का इनकम ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगा तो इंसान अच्छे से रहेगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है इंडस्ट्रीज से, और कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। एक इंसान स्ट्रांग हो रहा है, 10 इंसान स्ट्रांग हो रहे हैं, 150 करोड़ इंसान स्ट्रांग हो रहे हैं, मतलब इंडिया स्ट्रांग हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है इंडिया, ठीक है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जितना इंडिया डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, पैसा कमाएगा, उतना बेटर चीजें होती जाएगी। जैसे बस ही देख लो, पहले कशी होती, लाल कलरची, आता कशी आली, शिवनेरी, शिवशाही, ठीक है। तो क्या हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, इंप्रूव हो रहा है, और इंप्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं अक्रॉस रीजन्स एंड कम्युनिटीज। बिल्कुल भाई, वो इसी को बोलते हैं ना, डेवलप्ड नेशन की तरफ जा रहे हैं हम जा रहे हैं जहाँ पे आज यूरोपियंस और अमेरिकन हैं, उस रास्ते पे जा रहे हैं हम, ठीक है, डेवलपमेंट के रूट पे जा रहे हैं। तो यही था हमारा इंडस्ट्री एंड ट्रेड, जो हेल्प करता है हमारे इंडिया को प्रॉस्परस बनने में। एंड मैं बोलता हूँ दिस इज द वे, जब हम हमारे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इतना स्ट्रांग कर देंगे, इतना स्ट्रांग कर देंगे कि वर्ल्ड की फैक्ट्री बन जाएंगे, उस दिन बोल पाएंगे कि इंडिया बन गया हमारा सुपर पावर, ठीक है। तो यही ऐसे और भी चैप्टर्स के लिए, और भी इंटरेस्टिंग वन शॉट्स एंड हमारे अपकमिंग लाइव्स के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना। एंड सी यू, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, इंडिया को अमेजिंग बनाते रहो। बाय, टेक केयर। An Academy. Let's crack it.